Yes, sir. Okay. Actually, these are not my slides, but they are slides of Professor Besmes. इनके CS302 ये पढ़ाते हैं, इनकी मैंने जो है वो स्लाइड्स ली थी, लेकिन अच्छी स्लाइड्स थी, इस वजह से मैं इनको जो है वो रीयूज़ कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक एल्गोरिदम अच्छा है या नहीं, ठीक है, फास्ट है या नहीं। इसके लिए जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। के एल्गोरिदम्स को हम लोग एनालाइज करते हैं कि वो हमारे पास अच्छे हैं या नहीं। आपके ख्याल में किस तरह हम लोग मैयर कर सकते हैं, मतलब सॉर्टिंग करनी है, दो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, एक एल्गोरिदम ए है, एक एल्गोरिदम बी है, हम लोग कैसे देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा ज़्यादा फास्ट है? सर जो कम मेमोरी लेता हो और टाइम भी कम लेता हो। ओके, ठीक है। इसके जो कम टाइम ले रहा है और कम मेमोरी ले रहा है, अच्छा। इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं। टाइम जो है वो हम लोग दोनों को रन करके देखेंगे और उन्हें सेम डाटा देंगे कि कौन सा जो है वो कम टाइम ले रहा है। बेसिकली आपका टाइम से मतलब आपका एग्जीक्यूशन टाइम है ना, कि कौन एक एक जो है वो सॉर्टिंग 10 सेकंड में कर रहा है, एक 20 सेकंड में कर रहा है। तो 10 सेकंड वाला जो हमारे पास एल्गोरिदम है, वो हमारे पास जो है वो फास्ट होगा, राइट। अच्छा, जब हम लोग टाइम की बेस पे कंपैरिजन करते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। जिस तरह हम लोग मिलके 10-15 एल्गोरिदम्स को जो है वो स्टडी करें सॉर्टिंग के, ठीक है, और हर कोई जो है वो एक एक एल्गोरिदम के ऊपर काम कर रहा है। अब हम लोग ये कहते हैं कि जी हम लोग ना 1000 नंबर्स को सॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने मिली सेकेंड्स ले रहा है। अब क्योंकि हर कोई अपने अपने तौर पर रिसर्च कर रहा है, हर कोई अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो डू यू थिंक कि जो हम लोगों के कंप्यूटर की स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो अफेक्ट करेगी, उसका कोई इम्पैक्ट होगा एल्गोरिदम की स्पीड पे? अब सारी बात है, अगर हम लोग उसको एक एल्गोरिदम को एक फास्ट कंप्यूटर पे रन करते हैं और दूसरे एल्गोरिदम को रिलेटिवली स्लोअर कंप्यूटर पे रन करते हैं, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जो स्लोअर कंप्यूटर वाला एल्गोरिदम है वो एक्चुअली बेहतर हो, लेकिन क्योंकि उसे स्लो कंप्यूटर पे रन कर रहे थे, इस वजह से उसने ज़्यादा टाइम लिया सॉर्टिंग में ना। इवन वर्स्ट ये कि आपने आज से 20 साल पहले एक आप आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक बंदे ने कहा हुआ कि जी मैंने 10,000 रिकॉर्ड्स जो है वो पास किए हैं एल्गोरिदम को, और एल्गोरिदम ने उन्हें जो है ना वो 1 सेकंड में सॉर्ट कर दिया है। तो अब आप जो है वही अपना आपने एक एल्गोरिदम बनाया, उससे आपने जो है वो 10,000 नंबर्स पास किए, और आपके कंप्यूटर ने उसको जो है वो लेट्स से 10 मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो सॉर्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि जी मेरा तो एल्गोरिदम बहुत फास्ट है, वुड दैट बी फेयर? सर अब आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? सर रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, चलें, ओके, नेवर माइंड। हम लोग जो है वो जो एल्गोरिदम्स हैं उनको हम लोग इस चीज़ पे हम लोग नहीं मैयर करते कि एक एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, ठीक है। उसे इस तरह से नहीं करते कि हमारे पास हो सकता है दो एल्गोरिदम्स जिनकी परफॉर्मेंस हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हम लोग दो डिफरेंट मशीन्स पे उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास उस मशीन की परफॉर्मेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के अंदर, विच वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि हम लोग सिर्फ एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, मशीन्स को नहीं कंपेयर कर रहे। फिर दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है कि बाज़ इस तरह होता है कि एक एल्गोरिदम जो है वो कम नंबर्स के लिए तो स्लो काम करता है, रिलेटिवली स्लो काम करता है। जैसे एल्गोरिदम ए है, वो उसे कम नंबर्स दें तो वो ज़्यादा टाइम लेता है सॉर्ट करने से एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिदम बी। लेकिन जब आप एल्गोरिदम ए को बहुत ज़्यादा नंबर्स दें,
तो वो हो सकता है कई गुना उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो एल्गोरिदम बी से, मतलब साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू आर गिविंग टू द एल्गोरिदम, इट आल्सो मैटर्स, राइट? तो ये हमारे पास रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है वो हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम के कितने सेकंड्स ले रहा है एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में, उसे कंसीडर नहीं करते, ठीक है? हम लोग किसी एक ऐसी फॉर्मुलेशन पे जाते हैं जिससे हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम लोग सेकंड्स में जो है परफॉर्मेंस को नहीं मेजर करेंगे। फिर हम लोग किस किस यूनिट में मेजर करेंगे? हम लोगों के पास होगा क्या कि हम अपने एल्गोरिदम को कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक डाटा सेट दे रहे होंगे, डाटा दे रहे होंगे, उसके अंदर लेट से अगर हम लोग नंबर्स को सॉर्ट करना है, हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग इसको n नंबर्स दे रहे हैं, n कुड बी 1000, n कुड बी मिलियन, n कुड बी एनी वैल्यू। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर साइज दे रहे हैं, साइज का हम लोग डाटा दे रहे हैं अपने एल्गोरिदम को, या एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग पास कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम को, और हमारा एल्गोरिदम उससे कितने टाइम में सॉल्व कर रहा है। अब वो जो टाइम है उससे हम लोग जो है वो instead of we measure it in terms of number of seconds, we measure it in number of steps, ठीक है? इसके ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो क्यों जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले या इस चीज़ पे आते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम साइज है वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉब्लम साइज। जिस तरह अगर हम लोगों ने नंबर कुछ एक एरे में हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, उनको हम लोगों ने सॉर्ट करना है, तो एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट वुड बिकम प्रॉब्लम साइज। जिस तरह अगर सॉर्ट करना है हम लोगों ने नंबर्स को, तो सॉर्ट में जो है वो प्रॉब्लम साइज क्या होगा? जो नंबर्स हम लोग दे रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन टू द सॉर्टिंग एल्गोरिदम वुड बिकम द प्रॉब्लम साइज, ठीक है? अगर हम लोग उसे 1000 एलिमेंट्स दे रहे हैं सॉर्ट करने के लिए तो प्रॉब्लम साइज 1000 बन जाएगा। अगर उसे मिलियन एलिमेंट्स दे रहे हैं सॉर्ट करने के लिए तो प्रॉब्लम साइज जो हमारे पास मिलियन का बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम साइज जो है वो, जिस तरह स्टैक्स, क्यूज, लिस्ट है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो हमारे पास प्रॉब्लम साइज बन जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं लिस्ट के अंदर हमारे पास 1000 एलिमेंट स्टोर्ड है, उसके अंदर हम लोगों ने सर्च करना है किसी एक एलिमेंट को, तो सर्च का जो फंक्शन है या सर्च का जो एल्गोरिथम है उसके लिए प्रॉब्लम साइज कितना हो जाएगा? जितने एलिमेंट्स लिस्ट में स्टोर हैं वो। बाज़ का इन इन दोनों केसेस के अंदर, ये जो पहली दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों के अंदर हमारे पास सिर्फ एक नंबर होगा जो प्रॉब्लम साइज को डिफाइन कर रहा होगा, उसे हम लोग n कह देते हैं, ठीक है? n कुड बी एनी वैल्यू, कि हमारे पास जो है वो 1000 नंबर्स हैं, 2000 नंबर्स हैं, सो एक नंबर हमारे पास जो है वो होगा जिसकी बेस पे हम लोग प्रॉब्लम साइज को डिफाइन करेंगे, ठीक है? एट टाइम्स हमारे पास इस तरह होता है कि वी नीड मोर देन वन नंबर्स टू डिफाइन प्रॉब्लम साइज। जिस तरह हमारे पास ग्राफ है, अब ग्राफ जो होता है वो हमारे पास इट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स वर्टिसेस, राइट? तो ये ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास 3 वर्टिसेस है, लेट्स से ए बी सी, हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं और उनको जो है वो हम लोगों ने 2 एजेस से जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, तो वर्टिसेस हैं और एजेस हैं। तो इसके अंदर हमारे पास अब जो प्रॉब्लम साइज है, अब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो गए कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, ठीक है, उसे हम लोग बी कह देते हैं, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसे हम लोग ई कह देते हैं। क्योंकि जो ग्राफ एल्गोरिदम्स होते हैं उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि आपके पास जो है वो मोस्ट ऑफ द ग्राफ एल्गोरिदम्स में आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस टोटल कितने, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मैटर कर रही होती हैं। तो इसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम साइज जो है वो 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आप जो है वो देंगे। इस पूरे कोर्स के अंदर ग्राफ्स के अलावा जितनी भी हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर प्रॉब्लम साइज हम लोग एक नंबर से डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है? और वो हम लोग उसे जेनेरिक जो है वो हम लोग उसे n कह देते हैं कि जी हमारे पास जब हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम साइज n है तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हम लोग जिस तरह अगर सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है उसके लिए हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम साइज n है, तो हम लोग ये इसके हमारा मतलब ये होगा कि सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को हम लोग n एलिमेंट्स पास कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग करते क्या हैं कि जब प्रॉब्लम साइज का हमें पता लग गया कि एल्गोरिदम को हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम साइज के लिए उस एल्गोरिदम को एनालाइज कर रहे होंगे, तो हम लोग किस चीज़ को एनालाइज कर रहे होंगे? टाइम को एनालाइज नहीं कर रहे होंगे। हम लोग इसे कहते हैं टाइम एनालिसिस है, लेकिन एक्चुअली टाइम को नहीं हम लोग मेजर कर रहे होंगे, हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स को मेजर कर रहे होंगे। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है
देखें जब हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, एक हमारे पास एल्गोरिदम है, उसके अंदर हम लोग जो है वो एक नंबर को, सॉरी एक हमारे पास एरे है, उस एरे के अंदर हम लोगों ने एक नंबर सर्च करना है, ठीक है, एक नंबर को हम लोगों ने जो है वो उसके अंदर सर्च करना है। अब अगर हमारे पास n नंबर्स हैं, टोटल जो एरे का साइज है या एरे के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास n है, और हम लोग जो है वो, ओके लेट्स कंसिडर स्पेसिफिक एग्जांपल। हमारे पास एरे है, एरे के अंदर हमारे पास जो है ना वो, ये जो है वो हमारे पास नंबर्स पड़े हुए हैं 2 3 5 7, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अगर हम लोगों ने 7 को सर्च करना है, ये एरे है, इसके अंदर हम लोगों ने 7 को सर्च करना है, तो हमें कितने स्टेप्स चाहिए होंगे, कितने स्टेप्स में हम लोग 7 तक पहुंचेंगे? n स्टेप सर, हम्म, n स्टेप सर। n स्टेप्स। अगर यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 स्टेप्स के अंदर हम लोग जो है वो 7 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कहेंगे हमें कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है, 5 स्टेप्स। तो अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और 5 स्टेप्स ही हमें लग रहे हैं उस एलिमेंट को सर्च करने में, तो हम लोग कहेंगे इसके अंदर हमारे पास n स्टेप्स लग रहे हैं। n इज द प्रॉब्लम साइज, n आर द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वी रिक्वायर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम लोग कहेंगे कि हमें n स्टेप्स इसके अंदर लग रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इसके अंदर अगर हम लोगों ने 2 को सर्च करना है तो कितने स्टेप्स में हम लोग सर्च कर लेंगे? फर्स्ट स्टेप में सर। फर्स्ट स्टेप में, एक स्टेप में हमें पता लग जाएगा। तो अब हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोगों ने उस लिस्ट के, उस एरे के एंड पे अगर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको सर्च करना है तो हमें n स्टेप्स चाहिए। अगर वो एलिमेंट हमारे पास उस एरे के शुरू में पड़ा हुआ है तो हमें जो है वो एक स्टेप जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हो गए। अगर हम लोगों ने 3 को सर्च करना है तो कितने स्टेप्स चाहिए होंगे? 3 सर। 3 स्टेप्स चाहिए होंगे। तो होता क्या है कि हम लोग, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, सर n डिवाइडेड बाय 2 स्टेप। जेनेरिक करें तो n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ n, हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ n डिफाइन कर देते हैं। और फिर इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस। वर्स्ट केस क्या होता है? हम लोग रियल लाइफ में भी ये टर्म यूज करते हैं ना यार, वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने फर्ज करो प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जी वर्स्ट केस में क्या होगा, प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, वो हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, ठीक है। हम लोग जो है वो लेट से एक असाइनमेंट जो है वो जमा नहीं करवाते, मतलब कोर्स चल रहा है, असाइनमेंट जो है वो जमा नहीं कराई, तो हम लोग वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं, यार अगर ये वाली असाइनमेंट नहीं जमा करवाई, कोई और बहुत ज़्यादा काम था, कोई और मसला हो गया, हम लोग कहते हैं ये वाली असाइनमेंट जमा ना कराई तो वर्स्ट केस में क्या होगा। अच्छा, इस असाइनमेंट के जो वो 2% मार्क्स हैं, तो हमारे वी विल लूज 2% मार्क्स ना, तो बाकी 98% पे अच्छे तरीके से फोकस करके हम लोग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हम लोग वर्स्ट केस एनालिसिस रियल लाइफ के अंदर भी कर रहे होते हैं, और वही हम लोग एल्गोरिथम के अंदर करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर वर्स्ट केस एनालिसिस ये होगा, मैक्सिमम कितने स्टेप्स लग सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब सर्चिंग है ना, ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, हम लोगों ने 8 को सर्च करना है, राइट। 8 को जब सर्च करना है, कोई ऐसा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं जो लिस्ट के अंदर नहीं है, तो कितने स्टेप्स लगेंगे? सर n स्टेप्स लगेंगे। हम लोग 7 तक जाएंगे, देखेंगे 7 तक हमें वो एलिमेंट नहीं मिला, तो हम लोग कह देंगे कि जी एलिमेंट तो लिस्ट के अंदर नहीं है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये वर्स्ट केस है। सर्चिंग के लिए वर्स्ट केस क्या होगा कि जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्स्ट केस होगा। जो वर्स्ट केस होता है वो हमारे पास एक काइंड ऑफ अपर बाउंड हमें दे रहा होता है, कि हमारे पास इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं लग सकते। अब सर्चिंग है ना, सर्चिंग के अंदर वर्स्ट केस ये होगा कि जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो हमें मिला नहीं, और
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स उसके अंदर कितने लग सकते हैं, n स्टेप्स लग सकते हैं। हमें पता है सर्चिंग के अंदर n से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे। इसी तरह हमारे पास एक बेस्ट केस होता है जिसे हम लोग लोअर बाउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस्ट केस हमारे पास ये होता है कि इससे कम स्टेप्स नहीं लग सकते। अब जिस तरह अगर हम लोग सर्च के अंदर 2 को सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास, या जनरली अगर हम लोग कर रहे हैं जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो हमें फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाता है जिसे हम लोग देख रहे हैं, तो दैट वुड बी द बेस्ट केस। और उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1, एक स्टेप होगा। तो हम लोग कहते हैं कि जी जो सर्चिंग के लिए हमारे पास बेस्ट केस है वो हमारे पास उसके अंदर एक स्टेप चाहिए होगा, जो सर्चिंग के लिए वर्स्ट केस है उसके अंदर हमें n स्टेप चाहिए होगा। ऑन एवरेज हम लोग कहते हैं कभी हमें एरे के शुरू में मिल जाता है एलिमेंट, कभी हमें एरे के एंड में मिल जाता है, कभी हमें मिड में मिल जाता है, लेकिन ऑन एवरेज देखें तो हमें तकरीबन मिड में जाके मिलता है, क्योंकि अगर शुरू में मिल रहा है तो आखिर में भी जाके मिल रहा है। शुरू में कम स्टेप्स लगेंगे, आखिर में ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, तो एवरेज हमें जो है वो तकरीबन मिड में जाके मिल रहा है। तो एक रफ आइडिया हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड है सर्च के अंदर एवरेज केस में वो हमारे पास n/2 है, ठीक है, n/2। तो ये हमारे पास ऑन एवरेज इतने स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। इस कोर्स के अंदर इन जनरल BS के अंदर आप जो आगे एल्गोरिदम्स का कोर्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी आप वर्स्ट केस और बेस्ट केस को जो है वो हमारे पास कंसिडर कर रहे होंगे। एवरेज केस के अंदर ये होता है फिर आपको सिनेरियोज भी देखने पड़ते हैं कि आपके पास इनपुट जो डाटा स्टोर हुआ है वो सॉर्टेड है, रैंडम है, जो आप इनपुट दे रहे हैं सर्च करने के लिए वो आपके पास जो है किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो उसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये कि किसी भी एल्गोरिथम का हम लोग वर्स्ट केस और बेस्ट केस जो है ये हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, और इसको इस कोर्स के अंदर भी जो है वो हम लोग बेस्ट केस और वर्स्ट केस को जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। यहाँ तक बेटे के क्वेश्चन हो आप लोगों के?